नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। आज पहले आपको एक ऐसा जिंदा सबूत दिखाएंगे जो पाकिस्तान को बहुत जोर से चुभने वाला है। ये एक ऐसा चेहरा है जिसे देखते ही पाकिस्तान को सब कुछ याद आ जाएगा और ये साबित हो जाएगा कि पहलगाम हमला पाकिस्तान प्रायोजित है। फिर पाकिस्तान के एक मंत्री का बयान, जिनका ये कहना है कि अब भारत पाकिस्तान पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है। वैसे तो ये 100% सत्य है, लेकिन इस हमले से बचने के लिए पाकिस्तान में किस तरह अफरा तफरी मची हुई है उसे भी देखिएगा। वैसे पाकिस्तान का ये डर और बढ़ने वाला है, क्योंकि भारत में पहलगाम के बदले को लेकर पीएम मोदी की लीडरशिप में एक बड़ी मीटिंग हुई है, जिसमें रक्षा मंत्री और एनएसए के अलावा सीडीएस और सेना के तीनों अंगों के प्रमुख भी मौजूद रहे। फिर आपको यूएन में भारत के द्वारा पाकिस्तान का तसल्ली बख्श धुलाई कार्यक्रम दिखाएंगे। इसकी वजह रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का वो बयान, जिसमें उन्होंने ये माना था कि पाकिस्तान 30 वर्षों से आतंकी पाल रहा है। इसे लेकर कैसे भारत ने पाकिस्तान को दुनिया के सामने धो डाला, ये देखिएगा। वैसे भारत ने अब तक पाकिस्तान पर हमला नहीं किया है, लेकिन उससे पहले देश में सियासी युद्ध जरूर शुरू हो गया है। इसकी शुरुआत कांग्रेस के एक गायब वाले पोस्टर से हुई, जिसमें पीएम पर कटाक्ष किया गया था। इससे बीजेपी भड़क गई और फिर उसने सिर तन से जुदा की याद क्यों दिलाई, ये भी बताएंगे। दिल्ली में निजी स्कूलों की फीस वाली कथित लूट को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली कैबिनेट ने स्कूल फीस एक्ट को मंजूरी दे दी है। इससे अब दिल्ली में स्कूल फीस में मनमानी बढ़ोतरी पर रोक लगेगी और स्कूल बिना कमेटी की इजाजत के फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। एक बड़ी खबर उन लोगों के लिए जो लोन लेकर फ्लैट खरीदते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि बिल्डरों और बैंकों के बीच नापाक गठजोड़ की जांच जरूरी है। अदालत ने सीबीआई को सुपरटेक लिमिटेड के एनसीआर में चल रहे प्रोजेक्ट्स की जांच करने का आदेश दिया है। सत्ता की शुरुआत पाकिस्तान के प्रेशर पॉइंट से करते हैं, जहां 22 अप्रैल को पुलवामा हमले के बाद इतना ज्यादा प्रेशर है कि पाकिस्तान किसी भी वक्त फट सकता है, जिससे उसका आतंकवाद वाला चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो जाएगा। डर के कारण पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ से लेकर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर दोनों की रातों की नींद गायब है। जनरल्स के परिवार वाले पाकिस्तान छोड़कर भाग रहे हैं, तो पाकिस्तानी पीएम अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। ऐसे में हमने सत्ता में पाकिस्तान के 7 प्रेशर पॉइंट की लिस्ट बनाई है, जहां से पाकिस्तान का डर लीक कर रहा है। पाकिस्तान का पहला प्रेशर पॉइंट पहलगाम का मास्टरमाइंड हाशिम मूसा है, जिसके बारे में यह जानकारी मिली है कि वो पाकिस्तानी सेना का पूर्व कमांडो है। दूसरा प्रेशर पॉइंट युद्ध का डर है। पाकिस्तान की आर्मी ये जानना चाहती है कि क्या भारतीय सेना युद्ध वाले इलाके के लिए मूवमेंट कर रही है। इसके लिए वो फेक कॉल कर रही है। तीसरा प्रेशर पॉइंट थोड़ा दूर है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में यूएन के मंच पर आतंकवाद के मुद्दे पर भारत ने पाकिस्तान को खूब धोया है। चौथा प्रेशर पॉइंट यह है कि पाकिस्तान को डर लग रहा है कि अगले 4 दिन में भारतीय सेना हमला कर सकती है। 5वें प्रेशर पॉइंट में हम आपको यह बताएंगे कि क्यों पाकिस्तान को अपना F-16 छिपाने की जरूरत पड़ गई है। छठा प्रेशर पॉइंट पाकिस्तान की सेना में दिख रहा है, जहां आर्मी के अधिकारी नौकरी छोड़कर विदेश भाग रहे हैं। 7वां प्रेशर पॉइंट सीमा पर बना हुआ है, जिसके कारण पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ दिया है। इंडियन आर्मी ने इसका काफी खतरनाक जवाब भी दिया है। भारत ने सीमा पर इतने धमाके किए हैं कि पाकिस्तानी आर्मी जनरल के कानों में ये लंबे समय तक गूंजते रहेंगे। सत्ता में अब सबूत की बात करते हैं, जो पहलगाम में हमले के बाद पाकिस्तानियों का सबसे पसंदीदा शब्द बना हुआ है। पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के ऑपरेटर ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि पहलगाम हमला उनके द्वारा स्पॉन्सर्ड है। फिर भी दुनिया को दिखाने के लिए सबको सबूत चाहिए। खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जांच की बात कर रहे हैं और सबूत भी मांग रहे हैं। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को भी पहलगाम हमले में पाकिस्तानी कनेक्शन के सबूत चाहिए। जिसने ये हमला करवाया है, यानी आसिम मुनीर, वो भी सबूत वाला ढोल पीट रहे हैं। जबकि पूर्व क्रिकेटर से नेता बनने के लिए तड़प रहे शाहिद आफरीदी भी एक दिन पहले सबूतों की बात कर चुके हैं। तो आज ऐसे सभी लोगों के लिए हम एक सबूत लाए हैं, और ये एक ऐसा चेहरा है जो पाकिस्तान को शर्मिंदा कर देगा। भारत की जांच एजेंसियों ने उस चेहरे को पहचान लिया है, जिसे पहलगाम में हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, और इसका नाम है आतंकी हाशिम मूसा, जिसका पाकिस्तान से बहुत सॉलिड कनेक्शन है।
ये वही हाशिम मूसा है जिसने पहलगाम में हिंदुओं का धर्म पूछकर लोगों की जान ली। ये वही आतंकी हाशिम मूसा है जिसने पहलगाम की जमीन को खून खून करने का पाप किया। लेकिन बड़ी खबर यह है कि हाशिम मूसा के आतंक का ये ट्रिगर पाकिस्तान से ही दबाया गया है। आज आप पहली बार पहलगाम के मास्टरमाइंड और उस गुनाहगार को देख रहे हैं जिसने भारत को एक बड़ा जख्म दिया है। और इस वक्त इसी हाशिम मूसा को अपनी इंडियन आर्मी बड़ी शिद्दत से तलाश कर रही है और इसके अंत की घड़ी बहुत करीब है। मतलब ये वही हाशिम मूसा है जिसका चेहरा देखकर शायद आसिम मुनीर और आईएसआई को अब सब कुछ याद आ गया होगा, क्योंकि हाशिम मूसा सिर्फ एक आतंकी नहीं है बल्कि इंटेलिजेंस एजेंसियों ने इस पर बड़ी जानकारी जमा कर दी है। बड़ी खबर यह है कि आतंकी हाशिम मूसा पाकिस्तान के स्पेशल सर्विस ग्रुप का पूर्व कमांडर रह चुका है। मौजूदा वक्त में हाशिम मूसा अभी लश्कर तैयबा के लिए काम करता है। आतंकी संगठन लश्कर ने इस पाकिस्तानी प्रोडक्ट हाशिम मूसा को कश्मीर भेजा था। खबर यह है कि हाशिम मूसा को सुरक्षा बलों और गैर कश्मीरियों को टारगेट करने के निर्देश भी दिए गए थे। आतंकी हाशिम मूसा को कोवर्ट ऑपरेशन और आधुनिक हथियार चलाने की ट्रेनिंग पाकिस्तान में ही दी गई है, जबकि इसी आतंकी ने गांदरबल के गगनगीर में भी अक्टूबर 2024 में हमला किया था, जिसमें कुछ मजदूर और एक स्थानीय डॉक्टर की जान गई थी। लेकिन पाकिस्तान की स्पेशल सर्विस ग्रुप का कमांडर रह चुका आतंकी मूसा सिर्फ लश्कर आतंकी नहीं है, बल्कि आतंकियों के बिग बॉस हाफिज सईद के साथ भी इसका पक्का कनेक्शन है। खबरों के अनुसार हाशिम मूसा का दूसरा नाम सुलेमान है और लश्कर के चीफ हाफिज सईद के साथ इसका डायरेक्ट लिंक है। यह हाशिम मूसा सीधे हाफिज सईद से ही ऑर्डर लेता है। पाकिस्तानी सेना से इस आतंकी को ट्रेनिंग मिली है और हाशिम मूसा का आईएसआई से भी सीधा कनेक्शन है। यानी हाशिम मूसा पहलगाम में पाकिस्तान के पाप का सबसे सॉलिड और जिंदा सबूत है, जो इंडियन आर्मी के हाथों से ज्यादा समय तक बचने वाला नहीं है। पहलगाम हमले का पाकिस्तान कनेक्शन अब साफ हो चुका है, इसलिए भारत के बदले का काउंटडाउन शुरू है। पाकिस्तान को यह पता है कि भारत इस हमले का बदला जरूर लेगा। इस बार का बदला उरी और पुलवामा हमले के बदले से ज्यादा बड़ा होगा। ऐसे में जैसे जैसे भारतीय एक्शन की तीव्रता बढ़ रही है, पाकिस्तान के हुक्मरानों और सेना के अधिकारियों की कपकपी बढ़ती जा रही है। इसे आप ऐसे समझिए, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को भारत के हमले का डर सता रहा है। वो कह रहा है कि भारत बस हमला करने ही वाला है। वहीं पाकिस्तान की आर्मी के ऑफिसर अपने परिवारों को विदेश भेज रहे हैं। पाकिस्तान के विपक्षी नेता भी ये कह रहे हैं कि भारत एक्शन जरूर लेगा, ये एक्शन पहले से कहीं बड़ा होगा। तो वहीं पाकिस्तानी सेना किसी तरह अपने F-16 जेट्स को बचाने की कोशिश में जुट गई है। डर का मीटर कितना हाई है, इसे एक बयान से समझिए। ये बयान है पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का, जिसमें उन्होंने अपने मंत्रियों को भारत के खिलाफ न बोलने की सलाह दी है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी आर्मी तैयारियों का दिखावा करते हुए भारतीय सीमा पर हथियारों को शिफ्ट कर रही है। इस बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकेतों में कुछ ऐसा कहा जिससे पाकिस्तान की धड़कनें और तेज हो गई होंगी। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा समय सीमित है और लक्ष्य बड़े हैं। इतना कहने के बाद उन्होंने ये भी कहा कि ये मैं वर्तमान स्थिति के लिए नहीं कह रहा हूं। ये कहने के बाद पीएम मोदी थोड़ा सा मुस्कुराए भी। उनकी इसी मुस्कुराहट को डिफेंस एक्सपर्ट सुबह से डिकोड करने में लगे हुए हैं। कुछ तो यहां तक कह रहे हैं कि उनकी ये बातें सुनकर पाकिस्तान की सरकार और सेना में डर का मीटर और तेजी से भाग रहा है। वैसे आज पीएम मोदी ने अपने आवास पर एक हाई लेवल मीटिंग भी की, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद रहे। सबसे पहले आप पीएम का बयान सुनिए और ये समझिए कि पीएम मोदी ने क्या संकेत दिए हैं। फिर आपको पाकिस्तान के डर का पूरा चैप्टर ही दिखाएंगे। हमारे पास समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं। ये मैं वर्तमान स्थिति के लिए नहीं कह रहा हूं। खबर है कि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने भी आनन फानन में एक और हाई लेवल बैठक की है। इस्लामाबाद की इस हलचल से इतना तो समझ सकते हैं आप कि पाकिस्तान में इस वक्त कितनी दहशत है। कल तक पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भारत को धमकी दे रहे थे। आज उनकी भाषा में डर साफ दिख रहा है। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत की तरफ से पाकिस्तान पर हमले की कोशिश होगी।
उन्होंने कहा कि इस बार हमला समुद्र के रास्ते हो सकता है। ऐसे हमले के लिए हमें तैयार रहना होगा। अगर हमारे अस्तित्व पर खतरा आया तो परमाणु हमला करेंगे। यानी ख्वाजा आसिफ को पता है कि उनके मुल्क की तबाही करीब है, कयामत किसी भी दिन आ सकती है। यही बात पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने भी दोहराई। उन्होंने कहा कि कुछ पाकिस्तानियों को बेशक ये लगता हो कि भारत हमला नहीं करेगा, लेकिन पहलगाम अटैक के बाद भारत के पास हमले का विकल्प है, इसलिए हमें भारत के हमले के लिए तैयार रहना होगा। आपको ख्वाजा आसिफ और पाकिस्तानी मीडिया में भारत से डर का मीटर जरूर देखना चाहिए। पाकिस्तान में डर इतना ज्यादा है कि अब वो अपने फाइटर जेट को छिपाने में लगा है। भारतीय हथियारों के दम के आगे बिना लड़े पाकिस्तान बेदम होने लगा है। भारत के एक्शन से डरा हुआ पाकिस्तान पहले आतंकियों को सेफ हाउस में भेज रहा था, अब पाकिस्तान मेड इन अमेरिका F-16 फाइटर जेट को भी सेफ लोकेशन पर शिफ्ट करने में जुटा है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तानी वायुसेना ने अपने बेड़े में मौजूद आधे से ज्यादा F-16 को ग्वादर में छिपाया है। ये फाइटर जेट पस्ती एयरफील्ड में शिफ्ट कर दिए गए हैं। पाकिस्तान को डर यह है कि अगर उसने F-16 को भारतीय सीमा के नजदीक रखा तो वो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का शिकार बन सकते हैं। पाकिस्तान को लगता है कि S-400 के रडार उन्हें आसानी से डिटेक्ट कर लेंगे। ऐसे में पाकिस्तान F-16 से हाथ धो बैठेगा। इसीलिए पाकिस्तान ने F-16 फाइटर जेट्स को S-400 की रेंज से दूर रखने की कोशिश की है। दरअसल पस्ती एयरफील्ड ईरान की सीमा के करीब है। भारत से इस बेस की दूरी काफी ज्यादा है, इसलिए यहां पाकिस्तान को भारत से हवाई हमले का भी कम डर है। वैसे पाकिस्तान को भारत के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का इतना डर क्यों है, ये भी आप जान लीजिए। S-400 की मिसाइल 400 किलोमीटर दूर तक जा सकती है, जबकि F-16 अपनी मिसाइल 180 किलोमीटर के भीतर ही चला पाता है। ऐसे में लड़ाई शुरू होने से पहले ही जेट खतरे में आ जाता है। S-400 के अलग अलग रडार मिलकर आसमान को नजरबंदी में रखते हैं। ये रडार 100 से 200 किलोमीटर दूर से भी F-16 को पकड़ लेते हैं। S-400 की मिसाइलें ध्वनि से करीब 14 गुना तेजी से अटैक करती हैं, जिससे F-16 के पायलट के पास बचने का वक्त कुछ ही सेकंड होता है। F-16 आमतौर पर नीचे उड़ते हुए रडार से बचता है, लेकिन S-400 की खास मिसाइलें बेहद नीचे उड़ते टारगेट को भी गिरा देती हैं। भारत को रूस से मिला ये एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया के सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम में से एक है, जिसका कोई तोड़ पाकिस्तान के पास नहीं है। पाकिस्तान की सेना किस हद तक डरी हुई है उसका एक और सबूत है। पाकिस्तान को लगता है कि बालाकोट की तरफ भारत एक और एयर स्ट्राइक कर सकता है, इसीलिए पाकिस्तान ने रडार सिस्टम को सियालकोट में फॉरवर्ड बेस पर तैनात किया है। यह फॉरवर्ड बेस भारत की सीमा से सिर्फ 58 किलोमीटर दूर है। पाकिस्तान को उम्मीद यह है कि TPS-77 रडार एयर ट्रैफिक पर नजर रखकर किसी एयर स्ट्राइक को डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन शायद पाकिस्तान यह भूल गया है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के वक्त भी उसका रडार सिस्टम काम नहीं आया था। पाकिस्तानी आर्मी बेशक अपनी तैयारियां दिखा रही हो, लेकिन इन तैयारियों का सच सेना को भी पता है। आर्मी के अधिकारी जानते हैं कि भारत के सामने पाकिस्तान नहीं टिक पाएगा, इसीलिए पाकिस्तानी सेना के अधिकारी इस्तीफा दे रहे हैं। ये अधिकारी इस्तीफा देकर विदेश भाग रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी अब इन अधिकारियों पर कार्रवाई की बात कह रही है। इतना साफ हो चुका है कि पाकिस्तानी सेना में अब अधिकारियों और सैनिकों की कमी है, इसीलिए अब रिटायर्ड सैनिकों के भरोसे जंग लड़ने की तैयारी की जा रही है। पाकिस्तान के एक पत्रकार ने इसको लेकर बहुत बड़ा दावा किया है, जिसके मुताबिक रिटायर्ड अधिकारियों को वर्दी और हथियारों के साथ तैयार रहने के लिए कहा गया है। पाकिस्तानी पत्रकार का यह दावा सुनिए और पाकिस्तान आर्मी में फैली दहशत का अंदाजा लगाइए। पाकिस्तानी आर्मी का हाल इसलिए भी बुरा है क्योंकि वो 3 मोर्चों पर मार खा रही है। एक और भारत से टकराव है, वहीं अंदरूनी मोर्चे पर पाकिस्तान बिखराव की ओर है। पाकिस्तानी सेना को आज खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी चोट पहुंची है, जहां टीटीपी के लड़ाकों ने पाकिस्तानी सैनिकों पर स्नाइपर अटैक किया। इस हमले में 3 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। इसके अलावा वजीरिस्तान इलाके में एक बम धमाका हुआ है। इस बम धमाके में शांति समिति के ऑफिस को निशाना बनाया गया, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 लोग जख्मी हो गए। टीटीपी पहले ही पाकिस्तान को उत्तर के हिस्से से काटने की कसम खा चुका है। वहीं विद्रोह की आग में जलता बलूचिस्तान पाकिस्तान आर्मी के लिए मुसीबत बन गया है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने दावा किया है कि उसने ISI के एक एजेंट को मार दिया है। 2 दिन पहले ही BLA के हमले में 10 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई थी।
इस सब से बौखलाया हुआ पाकिस्तान अब एलओसी पर सीज फायर तोड़ रहा है। लगातार 5वें दिन पाकिस्तानी सेना की ओर से गोलाबारी की गई, जिसका भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया। इस वक्त हम मौजूद हैं अखनूर सेक्टर में और आपको बता दें कि इस सेक्टर में भी पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। जम्मू संभाग में इससे पहले कल पुंछ सेक्टर में पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया था। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था। लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक, भारतीय सेना से लेकर बीएसएफ तक पूरी तरीके से अलर्ट है ताकि पाकिस्तान की इन नापाक हरकतों को जवाब दिया जाए। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो मशीन है वो लगाई गई है ताकि फसल जो है वो यहाँ पर काटी जा सके, और अगर पाकिस्तान की तरफ से कभी भी सीज फायर का उल्लंघन किया जाता है तो किसानों को नुकसान ना हो, जिसके। और अब पाकिस्तान के तीसरे प्रेशर पॉइंट की बात करते हैं, जो दिल्ली से करीब 12,000 किलोमीटर दूर अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में दबाया गया है। और ये हुआ है दुनिया के करीब 193 देशों के प्रतिनिधियों के सामने यूनाइटेड नेशंस में, जहां भारत ने पाकिस्तानी आतंकवाद की हिस्ट्री शीट खोलकर रख दी और ऐसा वीडियो सबूत पेश कर दिया कि इस्लामाबाद में टेंशन का मीटर तेजी से लाल होने लगा। यूएन में भारत की उप स्थायी प्रतिनिधि योजना पटेल ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का एक वीडियो जारी किया, जिसमें वो बड़े गर्व से पाकिस्तान के एक टीवी चैनल पर यह स्वीकार कर रहे हैं कि उनका देश कई वर्षों से आतंकवाद वाला डर्टी गेम खेल रहा है। भारत की उप स्थायी प्रतिनिधि योजना पटेल ने न सिर्फ वीडियो सबूत रिलीज किए, बल्कि पाकिस्तान को दुष्ट देश भी कहा। और इस वक्त बड़ी जानकारी, बड़ी अहम खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेना तय करे कैसे जवाब देना है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सेना को यह तय करना है कि कैसे जवाब देना है, ऑपरेशन का फैसला सेना को ही लेना है, यह भी प्रधानमंत्री ने साफ किया। उच्च स्तरीय बैठक हुई प्रधानमंत्री आवास पर, जिसके बाद दिल्ली में ये बात प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई है। ये कहा गया है कि सेना तय करे कैसे जवाब देगी, ऑपरेशन किस तरह से अंजाम दिया जाएगा, ऑपरेशन का फैसला भी सेना को लेना है, सेना ले अहम फैसला, ये प्रधानमंत्री ने कहा है। तो अहम बैठक हुई और उस बैठक के बाद ये अहम बयान, सैन्य बलों को खुली छूट है, ये साफ किया प्रधानमंत्री मोदी ने। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आनंद प्रकाश पांडे जुड़ गए हैं। आनंद, अहम बैठक हुई और उसके बाद प्रधानमंत्री का ये कहना, इसका मतलब प्रधानमंत्री की तरफ से गो अहेड है, जो भी सही समझे सेना वो एक्शन ले सकती है। तो बिल्कुल, लगभग 1.5 घंटे प्रधानमंत्री के साथ बैठक हुई, जिसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे, सीडीएस मौजूद थे और एनएसए मौजूद थे। और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं उनसे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए, इन सबको कहा है कि सेना को जो भी ऑपरेशन लेना है उनको ये खुली छूट है, ये उनको तय करना है कि वो जवाबी कार्रवाई क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उसका तरीका क्या होगा और उसके टारगेट्स कौन होंगे और इसका समय क्या होगा। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेनाओं को खुली छूट दे दी है, समय और जगह और टारगेट तय करने का अधिकार सेनाओं को दिया है कि आखिर जिस तरह से पहलगाम में 26 लोग भारतीय मारे गए हैं, उनका बदला कैसे लेना, जवाबी कार्रवाई कैसे करनी है, ये सेना खुली छूट दे दी गई है। टारगेट सेना तय करेगी, आखिर हमले के पीछे कौन थे, उसके लिए किसको एलिमिनेट करना, कैसे करना है और उसका समय क्या होगा। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भरोसा जताया आज की बैठक में कि मुझे अपनी सेना पर और सेनाओं की जो क्षमता है, ऑपरेशनल जो उनकी कैपेबिलिटी है, उससे पूरा भरोसा है। और ऐसे वक्त में जब पहलगाम का ये हमला हुआ है, तो ऐसे में आतंकवाद को करारा जवाब देना ये हमारा दृढ़ राष्ट्रीय संकल्प है। ये प्रधानमंत्री ने आज की बैठक में तीनों सेनाओं के प्रमुख, रक्षा मंत्री और एनएसए के सामने इस बात को दोहराया है। और जो वीडियोस बैठक के सामने आया उसमें आप देखेंगे, उसमें जो बॉडी लैंग्वेज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो, राजनाथ सिंह की हो, या फिर तीनों सेना के जो प्रमुख है, उनकी बॉडी लैंग्वेज देख के आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि आखिर भारत क्या जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। जी आनंद, हमारे साथ सुमित चौधरी भी जुड़ गए हैं इस बीच। सुमित, प्रधानमंत्री के साथ ये अहम बैठक और इस अहम बैठक के बाद प्रधानमंत्री का ये कहना कि पूरी तरह से छूट है सेना को, जो सही समझे वो कदम उठाएं, ऑपरेशन की बारीकी और ऑपरेशन किस तरह से और कहां और कब अंजाम देना है, इसका फैसला सेना को लेना है। इसको हम किस तरह से समझ सकते हैं? सरकार की तरफ से खुली छूट है, कोई भी एक्शन लें जो सही समझे।
तो मेरा देखिए ये बात तो तय है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब आज तीनों चीफों के साथ सीडीएस और एनएसए और रक्षा मंत्री के साथ मुलाकात की, एक बड़ी बैठक की करीबन 1.5 घंटे तक, तो अब तीनों सेनाओं प्रमुख ने अपनी तरफ से वो ग्राउंड असेसमेंट, वो ग्राउंड रिपोर्ट के साथ साथ अपने प्लान ऑफ एक्शन भी दिए होंगे। ये बताया होगा कि आखिरकार तीनों सेनाओं की क्षमताएं इस समय क्या है, किस किस इलाके में वो कौन कौन से प्रेशर पॉइंट्स हो सकते हैं जो लगातार पाकिस्तान को जवाब देने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये भी बताया होगा कि आखिरकार वो कौन कौन से पर्याप्त समय है जब हमें ये माकूल जवाब इनको देने हैं। तो ये प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से खासतौर पर कहा गया होगा कि निश्चित कि आप अपने समय से, अपने हिसाब से, अपनी जगह पर ये जवाब आप अपने हिसाब से दीजिए, यानी आप तय करिए कि आखिरकार सेना को वो कौन कौन से जवाब। तो ये निश्चित तौर पर एक बड़ा आप कह सकते हैं कि फ्री हैंड है सेनाओं को ये तय करने के लिए, देखने के लिए कि आखिरकार अब उनको जवाबी कार्रवाई किस तरीके की करनी है। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देखिए कल जब सीसीएस की बैठक होगी तब ये बताया जाएगा, ये डिस्कस किया जाएगा कि आखिरकार हमारी तीनों सेनाओं ने क्या क्या प्लान ऑफ एक्शन तैयार कर लिए है और वो कौन कौन से तरीके होंगे, वो कौन कौन से मैकेनिज्म होंगे जिनके हिसाब से ये जवाब दिए जा सकते हैं। सुमित, लेकिन जैसा आप बता रहे हैं, जाहिर सी बात है इस अहम बैठक में प्रधानमंत्री को ये जानकारी दी गई होगी कि क्या क्या प्लान हो सकता है, क्या क्या एक्शन लिया जा सकता है, वो कौन कौन से कदम हैं जो उठाए जा सकते हैं, और प्रधानमंत्री की तरफ से फिर उस पर एक खुली छूट है कि आप जो सही समझें आप उस कदम को उठाएं। भारत सरकार आपके साथ पूरी तरह से खड़ी हुई है, पूरा समर्थन है। देखिए बिल्कुल प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से सहमति या फिर आप गो अहेड इसे कह सकते हैं वो मिल गया है, यानी तीनों सेनाओं को, क्योंकि आप ये देखिए कि आर्मी चीफ खुद जम्मू कश्मीर के दौरे से आए हैं, खुद रक्षा मंत्री से लगातार बातचीत कर चुके हैं, यहां तक कि नेवी ने बड़ी आप कह सकते हैं अरेबियन सी में अपनी एक सॉटी की, जिसको आप सर्विलेंस सॉटी भी कह सकते हैं। एयरफोर्स हमारी लगातार अपने एक बड़ी एक्सरसाइजेस कर रही है। तो तीनों अपने अपने असेसमेंट के साथ आए होंगे, अपने अपने प्लान के साथ आए होंगे, ये बता सकते होंगे कि हम कैसे जमीन से, आसमान से और समंदर के अंदर तीनों चॉकिंग पॉइंट्स क्रिएट कर सकते हैं पाकिस्तान। सुमित, इसे हम ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गो अहेड है सेना को। बिल्कुल, क्योंकि ये गो अहेड मिलने के बाद ही कल सीसीएस की जब बैठक होगी, और उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं जो मल्टीपल और भी मीटिंग्स हैं उनके अंदर भी सभी को कहा गया होगा कि देखिए ये हमारी सेनाओं ने तैयार किया है प्रपोजल, इसको गो अहेड, इसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आप ना सिर्फ मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि आप उसको आर्थिक रूप से, वो आपको उसको राजनीतिक रूप से, और आप उसको कैबिनेट के हर एक मंत्री को ये कहा गया होगा कि आप अपनी तैयारियां रखें, आप ये देखिए कि हम इसको कितने लंबे समय तक हमको तैयार रहना है, आपको क्या क्या अपनी पुख्ता तैयारियां करनी है, ये सारी चीजें करते हैं। लेकिन बड़ी बात है, इस वक्त की बड़ी जानकारी है कि हम इसे इस तरह से कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक गो अहेड है सीधा सेना को। हमारे साथ के सिन्हा जी जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेना को खुली छूट है, पूरा समर्थन है सरकार का, वो जहां जो जवाब देना चाहते हैं वो दें, और इसके लिए वो अपने ऑपरेशन की बारीकी खुद तय करें। इसे हम गो अहेड मान सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से हर तरह के ऑपरेशन के लिए। देखिए, एब्सोल्युटली, यदि प्रधानमंत्री ने देश के सामने आकर कहा है कि सेना को हम एक फ्रीडम देते हैं कि आपका जो एक्शंस हैं, और ये एक्शंस तो आप जानते हैं जो लिमिटेशंस हैं उसके ऊपर भी बातचीत होगी, उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं वो तो दुनिया को नहीं बताया जाएगा, एक टर्म्स ऑफ रेफरेंस होता है ऑपरेशन का, वो नहीं बताया जाएगा, मगर ये आतंकवाद के अगेंस्ट में है। तो बहुत सारी चीजें थी जो सेना करना चाहती है अपने तरीके से, और स्पेक्ट्रम इज वेरी हाई। लेकिन के सिन्हा जी, कल सीसीएस की बैठक होनी है, कल तमाम और बैठकें होनी है, कैबिनेट की बैठक है, और उससे पहले आज ये अहम बैठक हुई जिसमें तमाम जो अहम प्रतिनिधि थे वो मौजूद थे। ऐसे में प्रधानमंत्री का ये कहना कि आपको खुली छूट है, आप जो भी ऑपरेशन चाहते हैं उसको अंजाम दें, आप खुद तय करें, इसको हम किस तरह से समझ सकते हैं? इसको ये समझना है जो स्पेक्ट्रम है हमारे वॉरफेयर का, और ये एट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द टेररिज्म, तो पाकिस्तान के ऊपर हमला करके उसकी जमीन को अभी हम ये कहें कि नहीं हम उसको पूरा का पूरा कब्जा कर लेंगे, जो कि एक कैपेबिलिटी है, मगर उसको जो छूट देने का ये मतलब है कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस दिए गए, ये क्या आतंकवाद की लड़ाई के लिए है कि हम आतंकवाद को खत्म करेंगे, उसके लिए भी मिलिट्री एक्शन का अपना ऑप्शन है, तो वो उसकी छूट है, वो भी डिपेंड करेगा कैबिनेट सिक्योरिटी वहां तक क्या। मगर ये जो मेन चीज है जो फर्म बेस की लड़ाई है, फर्म बेस का मतलब होता है जहां हम लॉन्च कर, वो कंड्यूसिव नहीं है जम्मू एंड कश्मीर। यानी तमाम विकल्प हैं, वो तमाम विकल्प प्रधानमंत्री के सामने भी रखे गए होंगे। हमारे साथ अमोद राय भी जुड़ गए। अमोद, कल अहम बैठकें होनी है, उससे पहले आज ये बहुत अहम बैठक हुई और उसके बाद अहम बयान जिसमें कहा यह गया है कि प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि जो भी सेना समझे वो एक्शन ले सकती है, यानी एक गो अहेड है प्रधानमंत्री की तरफ से किसी भी तरह के एक्शन के लिए।
निश्चित तौर पर देखिए सुमेरा, प्रधानमंत्री ने सेना के तीनों ही बड़े जो प्रमुख हैं उनके साथ साफ साफ कहा है कि आप मेरे तरफ से आपको छूट है, समय स्थान आप चुनेंगे, टारगेट आप चुनेंगे, आपके पूरे जो आपका जो प्रोफेशनलिज्म है उस पे हमको पूरा भरोसा है और आगे जो भी निर्णय होगा आप लेने के लिए उनको पूरी तरह से छूट दे दी है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला और बहुत बड़ा निर्णय है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो सोर्स हैं तो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने उनके सैन्य बल पे, उनके मानसिक बल पे, उनकी क्षमताओं पर अपना विश्वास जताया है और खुली छूट दी है कि आगे आप जो भी निर्णय लेना चाहें आपको पूरी तरह से छूट है। तो ये आज के इस बैठक का सबसे बड़ा, सबसे अहम, जी हाँ, अहम बैठक और अहम टेक अवे ये अमोद, ये पूरी तरह से इस परिस्थिति पर रोशनी डालता है। सुमित, लेकिन हम इसे कैसे समझ सकते हैं, क्लेमैन कैसे समझेगा, क्योंकि हर कोई इस वक्त देश में जानना चाहता है कि दरअसल क्या होने वाला है। क्या प्रधानमंत्री का गो अहेड, क्या ये कन्वेंशनल वॉरफेयर की तरफ हम जा रहे हैं या लिमिटेड कोई एक्शन हो सकता है, क्या है दरअसल इसके मायने? देखिए सुमेरा, आप अगर इसको सीक्वेंस ऑफ इवेंट को अगर आप देखें कि सबसे पहले जब सीसीएस की बैठक हुई उसमें सभी को बता दिया गया कि इस समय हमारी जो परिस्थिति है, इस समय जो ताज़ा हालात है उसमें हमको अपनी सेनाओं के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं और उनको लगातार हम ये ग्राउंड असेसमेंट लेने के लिए भेजा। ग्राउंड असेसमेंट लेने के बाद करीबन 24 से 48 घंटे के बाद सभी सेना प्रमुखों ने रक्षा मंत्री से भी मुलाकात की। कल एनएसए और रक्षा मंत्री की बात हुई थी, आज सुबह फिर दोबारा से बैठक की गई और उसके बाद आज जब ये बैठक हुई तब इसमें प्रधानमंत्री मोदी को वो प्लान ऑफ एक्शन दिए गए। उनको बताया गया कि हमारी तरफ से, यानी चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो आर्मी हो, हमारी तरफ से यही असेसमेंट्स है, हमारी तरफ से ये प्लान ऑफ एक्शन तैयार है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आप अपने हिसाब से, अपने तरीके से, अपने समय से आप ये जवाब दीजिए। एक तरीके का बड़ी खबर आ रही है। सुमित, मैं आपको रोक रही हूं, आप अपनी बात पूरी करिएगा, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं। प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं गृह मंत्री। प्रधानमंत्री से अहम मुलाकात हो रही है अब गृह मंत्री की। हमारे साथ जीडी बख्शी भी जुड़ गए हैं, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन आपको अहम जानकारी दे दें। अहम बैठक प्रधानमंत्री ने की है, उसके बाद एक बहुत अहम फैसला जिसमें प्रधानमंत्री ने सेना को कहा है कि वो तय करें ऑपरेशन को कैसे और कब अंजाम देना है, खुली छूट है। अब गृह मंत्री की मुलाकात हो रही है, हमारे साथ जीडी बख्शी जुड़ गए हैं। जीडी बख्शी, प्रधानमंत्री का यह कहना कि खुली छूट है सेना को, सेना तय करे कि ऑपरेशन क्या, कब और कैसे, कहां होगा, इसका मतलब आप क्या समझते हैं, हम किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं? इसका मतलब कि हम युद्ध की तरफ, काइनेटिक मिलिट्री ऑपरेशंस की तरफ, आई एम एम्फसाइजिंग द प्लूरल एस, की तरफ बढ़ रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब कड़केगी बिजली पाकिस्तान के ऊपर। सर, आप ये कह रहे हैं कि इसका सीधा मतलब ये है कि हम कोई बड़ा एक्शन करेंगे, क्या हम कन्वेंशनल वॉर की तरफ आगे बढ़ेंगे या लिमिटेड एक्शन होगा? देखिए, मेरे हिसाब में एक लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट तो आसानी से हो सकता है, क्योंकि हम कुछ करेंगे, जवाब में वो कुछ करेगा, फिर हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एस्केलेशन लैडर किस तरफ जा रही है वो साफ विदित हो जाएगी। आप ये कह रहे हैं कि लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट के तो हालात पूरी तरह से दिखाई देते हैं, यानी भारत अपनी कैपेबिलिटीज को असेस कर अब पूरी तैयारी के साथ इस पर आगे बढ़ेगा। जी बिल्कुल, और मेरा तो अंदाज है कि तीनों इंटीग्रेटेड ये मामला होगा, ट्राई सर्विस मामला होगा। हमारे साथ सुमित भी मौजूद है। सुमित, जीडी बख्शी जी का ये कहना है कि लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट अगर होगा और एक कोऑर्डिनेटेड अटैक होगा, क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, बिल्कुल लिमिटेड भी हो सकता है, वो टैक्टिकल या स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। और अभी के जो पर्सपेक्टिव बनते हैं या फिर जो अभी ताज़ा हालात बनते हैं, भारतीय सेना लगातार उन पिन पॉइंट लोकेशंस को या फिर आप कह सकते हैं उन प्रेशर पॉइंट्स पर ज़्यादा असर करने की कोशिश करेगी, ज़्यादा रिटेलिएशन करने की कोशिश करेगी, जहां से पूरा ये एपिसेंटर चलता है, जहां से लगातार पाकिस्तान इन चीज़ों को पूरे बैकअप के तौर पर इस्तेमाल करता है या फिर उनको सपोर्ट करता है। और अभी आप देखें, क्योंकि ये सारी चीज़ें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ग्राउंड असेसमेंट के बाद ही आप पुख्ता चीजें प्रधानमंत्री मोदी, मतलब सुमित, हमारे पास सभी विकल्प हैं और वो तमाम विकल्प प्रधानमंत्री को बता दिए गए हैं, जिसके बाद उनकी तरफ से कहा गया है कि आप जो सही समझें वो करें, हमारा पूरा समर्थन आपके साथ है, सरकार पूरी तरह से साथ खड़ी है। गृह मंत्री की मुलाकात भी हो रही है हमारे साथ। इस बीच TV9 भारतवर्ष संवाददाता जितेंद्र शर्मा जम्मू कश्मीर से जुड़ गए हैं, हमारे साथ विनोद ऑगस्टीन जी भी जुड़ गए हैं। विनोद ऑगस्टीन जी, प्रधानमंत्री का ये कहना कि गो अहेड है, हमने इस अहम बैठक में तमाम जो तीनों सेना प्रमुख है वो मौजूद थे, CDS मौजूद थे, अजीत डोभाल जी मौजूद थे, क्या
कोऑर्डिनेटेड एक्ट हो सकता है? क्या क्या आपको लगता है कि इसके क्या मायने हैं जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि आप अपने आप तय करें कि ऑपरेशन कैसे और कब होना है? देखिए, इसमें दो चीजें दर्शाता है। सबसे पहली बात, एक प्रोफेशनल के ऊपर कंप्लीट ट्रस्ट। तो एक पॉलिटिशियंस जब फौज पॉलिटिक्स में नहीं घुसता है, पॉलिटिशियन फौज में नहीं घुसता है, देन यू हैव अ वेल ऑयल्ड मशीन। मतलब दोनों पहिए एक जैसा चलते हैं और इतने तालमेल से चलते हैं कि रिजल्ट आपको जल्दी मिल जाता है। दूसरी बात, मैं लीको की बात कर रहा था, लिमिटेड इंटेंसिटी कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेशन। मुझे भी ये लगता है कि जिस तरह से मैं अभी यहाँ पे बैठा हूँ विदेश में, और यहाँ का माहौल ऐसा है कि लिमिटेड इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट का ज्यादा पॉसिबिलिटी इसीलिए है क्योंकि उसके भी दो रीजन है। सबसे पहली बात, दुनिया ये समझती है कि मोदी जी जो हैं वो बिल्कुल ऐसा कदम उठाएंगे जो एकदम ही एस्केलेटरी ना हो, पहली बात। और दूसरी बात, फौज भी ये समझता है कि जब तक आप इसको ज्योग्राफिकली लिमिट करते हैं पाकिस्तान को, वो भी ज्योग्राफिकली लिमिट होने की कंपल्शन में रहता है। हमें तो ठीक है, आपको लगता है कि लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है एक विकल्प जो रखा गया हो प्रधानमंत्री के सामने, और वो एक तरीका हो सकता है। हमारे साथ जितेंद्र जुड़े हैं जम्मू कश्मीर से ही। जितेंद्र, आप जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं, जहां पर लगातार इस वक्त इस पूरे मुद्दे पर चर्चा जारी है कि क्या होगा। प्रधानमंत्री की तरफ से जब ये कहा जाता है तो आपको वहां क्या सुनाई दे रहा है? जम्मू कश्मीर में किस तरह की सुगबगाहट, किस तरह की तैयारी? जी बिल्कुल, देखिए लोकेशन हम आपको नहीं बता पाएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि हर जगह इस वक्त मूवमेंट साफ तौर पर देखा जा रहा है। जिस तरीके से भी मीटिंग हुई और खुले तौर पर साफ खुद पीएम ने बोला कि सेना को पूरी छूट है, वो अपने हिसाब से जो उन्हें लगे, चाहे वो लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट हो, अपने हिसाब से अपनी रणनीति तय करे। तो ऐसे में अब मूवमेंट सीधे तौर पर जम्मू कश्मीर के अंदर खासतौर से बॉर्डर्स के आसपास बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। जी हाँ, क्योंकि लगातार हम पिछले कुछ समय से देख रहे थे कि मूवमेंट बढ़ रहा था सुमित, और अब और तेजी से ये मूवमेंट हो रहा है। क्या तैयारी लगातार की जा रही थी और उसके बाद अब ये बैठक हुई है जिसमें गो अहेड प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया? देखिए सुमेरा, सीसीएस की बैठक के बाद तैयारी एक फ्रंट पर नहीं, मल्टीपल फ्रंट्स पे की जा रही थी। चाहे वो आप उसको डिफेंस के लिए लीजिए, आप उसको इंटरनल सिक्योरिटी के लिहाज से कह लीजिए, आप उसको डिप्लोमेटिकली कह लीजिए। डिप्लोमेटिक आपने स्टेज 1 के अंदर देख लिया क्योंकि भारत ने जो सैंक्शंस लगाए। अब दूसरा जो आप कह सकते हैं, दूसरा और तीसरा स्टेज जो लगातार एक साथ पैरेलली चल रहा है, वो है आपकी एक्सटर्नल सिक्योरिटी या फिर आपके आप कह सकते हैं ऑपरेशंस, ऑफेंसिव ऑपरेशंस, और तीसरा होगा इंटरनल सिक्योरिटी को लगातार पुख्ता मैकेनिज्म तैयार करना। भी आपने देखा कि गृह मंत्री भी प्रधानमंत्री मोदी से मिल रहे हैं, तो इसका और सुमित इसी से संबंधित जानकारी अमोद से ले लेते हैं। अमोद, हम सेना हर एक्शन के लिए तैयार है, सेना प्रोफेशनल है, प्रधानमंत्री ने उन पर भरोसा जताया है, कहा गो अहेड है, लेकिन आंतरिक सुरक्षा भी एक चुनौती है। क्या इसी संदर्भ में देखें हम गृह मंत्री की इस वक्त मुलाकात होना प्रधानमंत्री से, क्योंकि आंतरिक सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है? निश्चित तौर पर सुमेरा, आप कह सकती हैं कि आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेवारी गृह मंत्री की होती है, और गृह मंत्री लगातार पिछले 3-4 दिनों से बैठक पर बैठक कर रहे हैं। और अभी तक जो बैठकें हुई हैं उसमें आज जो एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, सारे अर्धसैनिक बलों के प्रमुखों को बुलाया गृह सचिव ने, और बैठक की तकरीबन 1.5 घंटे, इस बैठक से पहले, प्रधानमंत्री की बैठक से पहले वही बैठक 1.5 घंटे तक चली थी। ये भी माना जा रहा है कि एक बैठक सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच भी आज देर रात या कल तक हो सकता है, जिसमें सेना के तीनों धड़ों के प्रमुख होंगे और अर्धसैनिक बलों के डीजी हो सकते हैं। इसकी भी एक संभावना है। ये बताया जा रहा है कि जल्द वो भी एक बैठक होनी है। तो किस तरह से कोऑर्डिनेटेड एक तैयारी के साथ बॉर्डर सिक्योरिटी को भी चुस्त दुरुस्त रखा जाए, इंटरनल सिक्योरिटी को भी चुस्त दुरुस्त रखा जाए, और रणनीति आगे की अटैकिंग जो रणनीति हो वो भी कैसे इसमें एक साथ कोऑर्डिनेटेड इफेक्ट के साथ काम किया जाए। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक अभी गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के बीच चल रही है। निश्चित तौर पे देखिए, आज 29 तारीख है और 29 तारीख को आखिरी तारीख थी जब मेडिकल वीज़ा वालों को भी जो लेकर आए थे उनको भी वापस जाने का आज आखिरी तारीख थी। लेकिन अब तक कितने गए हैं कितने नहीं, इसका भी एक ब्यौरा निश्चित तौर पे इस बैठक का हिस्सा हो सकता है। सुमेरा।
जी हाँ, तो अहम जानकारियां गृह मंत्री द्वारा भी प्रधानमंत्री को दी जा रही हैं। साथ ही आगे की क्या रणनीति होगी उसको लेकर भी, आगे किस तरह से बढ़ना है उसको लेकर भी चर्चा हो रही है। हमारे साथ मनीष झा भी जुड़ गए हैं इस बीच। मनीष, एक अहम मुद्दा ये जो अभी विनोद ऑगस्टीन जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो कह रहे थे कि दुनिया भी इस वक्त ये देख रही है और ये समझती है कि लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट जैसा एक हालात बन रहे हैं और ये होगा। क्या आपको लगता है कि दुनिया में, जाहिर सी बात है इस वक्त भारत के लिए समर्थन है, भारत ने लोगों को ये बताया भी है और तमाम देशों से भारत को समर्थन मिला है आतंकवाद के इस मुद्दे पर? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि दुनिया के लगभग सभी देशों का ये मानना है कि भारत को ऐसा करने का अधिकार है, भारत को जवाब देने का अधिकार है, भारत को उसके ऊपर हुए आतंकी हमले के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने और पाकिस्तान को दंड देने का अधिकार है। अब ऐसी स्थिति में सवाल ये बनता है कि ये दंड कैसा हो, किस तरह की कार्रवाई हो। तो इसी के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा है कि भारत की सेना ये फैसला लेगी, भारत के सैनिक ये फैसला करेंगे कि कार्रवाई किस तरह की होनी चाहिए। यानी कि जिसने भारत की जमीन पर आकर आतंकी हमला किया है उसको दंड देना, या फिर उन आतंकियों को जिन लोगों ने संरक्षण दिया है उसके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होगी, ये भारत की सेना फैसला करेगी। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण यह है कि अब तक जो हमने देखा था, चाहे उरी में उरी के घटना के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ या पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक हुआ, उस समय एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज था पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान को उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का एक्शन होगा, लेकिन इस बार हालत यह है कि इस बार पाकिस्तान पहले से ही ये कह रहा है। मनीष, विनोद ऑगस्टीन जी इस पर कुछ कहना चाहते हैं। विनोद ऑगस्टीन जी, आप जो कहना चाहते हैं वो तो अपनी बात रखें ही, लेकिन मेरा सवाल ये भी कि हम बार बार लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं या ऑप्शंस की बात कर रहे हैं, वो क्या ऑप्शंस हैं? लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट का क्या मतलब है, क्या हो सकता है? देखिए, मैं मनीष की बात से बिल्कुल उससे मैं आगे लेके जा रहा हूँ। सबसे पहली बात, आप देखिए बिलावल अपने फैमिली को भगा दिए हैं, अजीम मुनीर अपने फैमिली को भगा दिए हैं। तो चारों तरफ पाकिस्तान में आम जनता हो, फौज हो, पॉलिटिशियन हो, सबकी पतलून गीली है। आई मीन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान, उनकी टोटली पतलून गीली है। और अभी वो उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि इस लड्डू को हम तो मुंह में तो ले लिया, अभी खाएं कि नहीं थूकें, वो भी नहीं समझ में आ रहा है। और फौज आप देख ही रहे हैं सुमेरा जी की हजारों के तादाद में लोग या तो छोड़ के भाग रहे हैं या भागी हो रहे हैं या इस्तीफा दे रहे हैं। लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट का 3 चीजें हैं सुमेरा जी, मैं जल्दी से संक्षेप में बताऊंगा। लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट होती है ज्योग्राफिकली लिमिटेड, जो मैं समझता हूँ होगा, और जो इफेक्ट है या फिर इसे कहिए लक्ष्य से लिमिटेड। लक्ष्य के लिमिटेड क्या हो सकता है कि हम सिर्फ टेरर कैंप को मारें या टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को मारें। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिमिटेड होती है फोर्स लिमिटेड। दैट मीन्स हम लोग सिर्फ कन्वेंशनल फोर्स का इस्तेमाल करेंगे या न्यूक्लियर की बात नहीं करेंगे। तो ये तीनों चीजें इस लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट, इस लीको में पॉसिबिलिटी है। और इसी चीज में हमें दुनिया में कूटनीति में सबसे यूपर रखा हुआ है, क्योंकि अगर हम इस तीनों दायरे के अंदर पाकिस्तान को ठोकेंगे, हमें और भी लोग यूएसए हो या फिर यूरोप हो या बाकी और लोग हों, वो भी हमारे सपोर्ट में खड़े होंगे। ये हमने हिस्टोरिकली भी देखा है। अभी सुमित जो वॉर्स रिपोर्ट करके आए उसमें से भी हमने देखा है। जी हाँ सुमित, जो विनोद ऑगस्टीन जी कह रहे हैं कि लिमिटेड का दरअसल ये मतलब है कि ज्योग्राफिकली लिमिटेड हो सकता है, टारगेट सेट हो सकते हैं और उन टारगेट को सेट कर खत्म किया जा सकता है। इसके अलावा किस तरह की हम सेना और अपने किन हथियारों का इस्तेमाल करेंगे वो लिमिटेड हो सकता है, और इसका दुनिया से समर्थन है भारत को, और भारत उसी दिशा में क्या आगे बढ़ेगा। देखिए, इस समय ये जरूर है कि भारत को अक्रॉस द वर्ल्ड हर देश का समर्थन हासिल है, सिवाय एक के, वो है चीन। क्योंकि चीन लगातार पाकिस्तान के साथ इकोनॉमिक इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं बहुत हद तक। लेकिन अगर आप देखें कि अगर आप कन्वेंशनल वॉर सिनेरियो में जाते हैं, क्यों लगातार अगस्तीन से या हम लगातार स्मॉल टेक्टिकल ऑपरेशन या स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंट ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि कन्वेंशनल वॉरफेयर में जाते हैं तो आपको एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो गाजा के अंदर इजराइल ने किया, बम्बारमेंट कर दी, भारत वो नहीं चाहता। भारत नहीं चाहता कि किसी भी तरीके का इनोसेंट लोगों को कोई नुकसान पहुंचे। भारत की लड़ाई या भारत का जवाब पाकिस्तान के उस आतंकी संगठनों से है,
उस सेना से है जो लगातार उनको पर्दे के पीछे रहकर उनको मदद करती है, उन लोगों से है जो लगातार इनके पीछे बैकअप टीम का काम करते हैं, यानी वो लोग जो इनके हैंडलर्स हैं। तो भारत ने पहले भी जो जवाब दिए हैं वो सिर्फ उन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को दिए हैं, उन लॉन्च पैड्स के ऊपर स्ट्राइक्स की हैं जहां से ये इन्फिल्ट्रेट करते हैं। तो अभी भी भारत का रुख या भारत का और सुमित, प्रधानमंत्री ने साफ कहा था, प्रधानमंत्री ने जब पहला रिएक्शन दिया था तब भी ये साफ कहा था कि जिन्होंने इस आतंकी वारदात को अंजाम दिया है उन्हें नहीं बख्शा जाएगा, जिन्होंने उन्हें पनाह दी है उन्हें नहीं बख्शा जाएगा, जो इन दहशतगर्दों को आगे बढ़ाते हैं, साजिश करते हैं, जो उसमें शामिल हैं, उन्हें नहीं बख्शा जाएगा। तो वो जाहिर सी बात है टारगेट्स हैं भारत के सामने। लेकिन बड़ी जानकारी इस वक्त की यही है कि प्रधानमंत्री ने सेना पर पूरा भरोसा जताया है, कहा है कि गो अहेड है उनकी तरफ से कंप्लीट, यानी जब वो तय करें, जहां तय करें, जिस समय तय करें, जिस तरह का ऑपरेशन तय करे भारतीय सेना, उसे वो अंजाम दे। ऑपरेशन का फैसला सेना को लेना है, कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम देना है इसका फैसला भी सेना को लेना है। भारत सरकार का पूरा समर्थन है जो भी कदम उठाया जाएगा सेना की तरफ से, क्योंकि भारतीय सेना एक प्रोफेशनल सेना है, उनकी प्रोफेशनलिज्म पर भरोसा है। एक बार फिर इस भरोसे को जताया है प्रधानमंत्री ने। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं लगातार, लेकिन दत्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, प्रधानमंत्री का ये कहना आप इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, ऐसा है, पूरी जो दहशतगर्दी भारत के अंदर फैलाई जा रही है वो कोई लश्कर तोयबा जैसे मोहम्मद नहीं है। वो पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान का आर्मी का चीफ, उसका डीजी ISA और उनके गुर्गे जो जितने उनके ऑपरेटिव हैं, उनके अफसरान हैं, जो लगातार लोगों को इस काम के लिए ट्रेनिंग करके उनको हथियार, असला और पैसा मुहैया करा के लगातार भारत के ऊपर हमले करा रहे हैं। और भारत ने बहुत बार चेतावनी दी है पाकिस्तान को कि आप ये जो कार्रवाई है दहशतगर्दी की, आप इसको बंद कर दीजिए और हमारे सब्र का इम्तिहान मत लीजिए। उसका हमने जो पीछे दो इनको नमूने भी दिखाए थे, एक उरी के बाद और एक जो पुलवामा के बाद, लेकिन ये बाज नहीं आ रहे। अगर ये बाज नहीं आ रहे तो अगर पाकिस्तान की फौज इसके पीछे मुनस्सिब है तो हमें पाकिस्तान की फौज का खून निकालना पड़ेगा। इनका जो पुराना चीफ था जनरल बाजवा, उसने बड़ी चालाकी से सीज फायर का एक एग्रीमेंट कर लिया हमारे साथ और हमारी जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसमें शांति हो गई। वो एक ऐसी जगह थी जहाँ पे हम रोज पाकिस्तानी फौजी का खून निकालते थे, हमारा भी नुकसान होता था थोड़ा बहुत, इनका भी होता था और लगातार उनका खून बह रहा था। वो यहाँ पे सीज फायर करके अपनी सारी तवज्जो उसने वेस्टर्न बॉर्डर जो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की तरफ हो गया। अब जब पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान में अनरेस्ट है, BLA वहाँ हमले कर रही है, TTP कर रही है, ये सबसे बढ़िया मौका है। हमारी फौज, चाहे हमारी एयरफोर्स हो, नेवी हो, हम वो टारगेट चुन चुन के मारेंगे जहां से ये दहशतगर्दी पैदा हो रही है। और भारतीय सेना के पास वो क्षमता मौजूद है और यही प्रधानमंत्री ने आज भी इस बैठक के बाद कहा है कि आपकी क्षमता पर पूरा भरोसा है, आपके प्रोफेशनलिज्म पर पूरा भरोसा है, आप तय करें। विनोद ऑगस्टीन जी, इसके पहले भी जब पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन हुआ है तब भी यही कहा गया था कि आप तय करें क्योंकि आपको इस ऑपरेशन को अंजाम देना है। फिर यही कहा गया है कि हम उसी तरह का ऑपरेशन देखेंगे या कुछ अलग होगा? बिल्कुल अलग होगा सुमेरा जी, इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि हम 2 बार रेस्ट्रिक्टिव एक तय सीमा के अंदर एक तय लक्ष्य के साथ हमने ऑपरेशन किया था जिसका असर खास नहीं फर्क पड़ा है। तो इस बार मैं ये नहीं कहूंगा कि आर या पार की लड़ाई होगी, बट इस बार ऐसे जबरदस्त इनको मार दिया जाएगा कि ये आने वाले 7 पुश्तों तक सोचते रहेंगे कि कन्वेंशनल वॉर पे जाएं कि नहीं जाएं, क्योंकि एक बार सुमेरा जी कन्वेंशनल वॉर पे चले गए, इनके सामने एक एग्जाम्पल है, जैसे फिलिस्तीन के स्ट्रिप आज की तारीख में खंडर में तब्दील हो चुका है, सुमित वहां जा चुके हैं, वो हालत इनके साथ होने की संभावना बहुत ज्यादा है। और पाकिस्तान की फौज इसको बखूबी जानता है। ये जो बाजवा ने कहा भी है अपने जूनियर को, भाई इनके साथ तो उलझो मत, ये नहीं तो तुम भी तो जाओगे, तुम अपना देश को भी ले डूबोगे। ये अभी उन्होंने उसको सलाह दी है और मैं भी यही सलाह देता हूँ। ये तो नवाज शरीफ भी शहबाज शरीफ को सलाह दे रहे हैं कि भारत के साथ उलझने की जरूरत नहीं है और उसके बाद लगातार वहां पे वो ट्रोल भी हो रहे हैं। लेकिन सुमित, पहले भी जब भारत ने एक्शन लिया तब भी यही आदेश दिया गया था, तब भी यही कहा गया था भारत की सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, कि पूरा भरोसा है आप पर, आप तय करें कि किस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम देना है। देखिए सुमेरा, अगर आप पहले के मैसेजेस को और अब के मैसेजेस को डिकोड करें, थोड़ा समझे, पहले के मैसेज जो थे वो लॉन्च पैड्स को लेकर, पहला जो स्ट्राइक्स की गई वो लॉन्च पैड्स पे थी, फिर दूसरी जब बालाकोट की स्ट्राइक्स की गई वो डीप इनसाइड पाकिस्तान की गई। लेकिन अब की बार जो उनका मैसेज था वो था पर्दे के पीछे रहकर जो इस लगातार आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते हैं, यानी अब
जो चीजें होंगी, जो ऑपरेशंस होंगे, वो पर्दे के पीछे बैठे उन लोगों को ना सिर्फ बेनकाब करने के होंगे, बल्कि उनके खिलाफ सीधी डायरेक्ट स्ट्राइक्स करने के भी होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के भी होंगे। और यही वजह है कि इस बार के ऑपरेशंस को बड़ा और बहुत आप कह सकते हैं बहुत क्लियर मैसेज के तौर पर देखा जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। जी हाँ, जितेंद्र हमारे साथ जम्मू कश्मीर से ग्राउंड जीरो से मौजूद है। जितेंद्र, लेकिन ये बार बार कहा जा रहा है कि जो पहले हुआ उससे ज्यादा कुछ होगा, उससे बड़ा कुछ होगा। प्रधानमंत्री के जिस तरह के बयान पहले भी आए हैं वो भी साफ तौर पर इस तरफ इशारा करते हैं। जम्मू कश्मीर में आप क्या इस वक्त वहां चर्चा सुन रहे हैं, वहां जो एक्शन इस वक्त ग्राउंड पर आप देख रहे हैं, उसके क्या संकेत हैं? जी बिल्कुल, देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त दो तरीके के एक्शन देखे जा रहे हैं, एक तो इंटरनल और एक बॉर्डर के ऊपर। तो कहीं ना कहीं बॉर्डर पर फोर्स जो है उसकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में अंदर जो आतंकी अभी भी मौजूद है, जो बाकायदा एक लिस्ट बनाई गई, इसके अलावा जो OGW मौजूद है, साथ ही FT जो मौजूद है, उनके लिए भी अंदर एक पूरा ऑपरेशन छेड़ा गया है। इसमें सेना, CRP और इसके अलावा जो जम्मू कश्मीर पुलिस है वो सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। लगातार बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें PM आवास पहुंचे हैं संघ प्रमुख। इस वक्त बड़ी खबर बता दें, जितेंद्र आपको रोक रहे हैं, बड़ी खबर बता रहे हैं, प्रधानमंत्री के आवास पर पहुंचे हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत। PM आवास पर पहुंचे हैं और उनसे मुलाकात होगी, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। कुछ समय पहले ही प्रधानमंत्री ने एक अहम बैठक की, उसके बाद अब इस वक्त प्रधानमंत्री आवास संघ प्रमुख पहुंचे हैं। ये एक अहम मुलाकात है। हमारे साथ आमोद राय मौजूद हैं। आमोद, मोहन भागवत संघ प्रमुख प्रधानमंत्री आवास पहुंचे हैं प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए। आमोद, निश्चित तौर पे देखिए सुमेरा, अभी थोड़ी सी कन्फ्यूजन जरूर हुई थी। मोहन भागवत जो संघ प्रमुख है, वो जैसे ही तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक खत्म हुई, उसके 10 मिनट के अंदर संघ प्रमुख मोहन भागवत प्रधानमंत्री आवास पहुंचे हैं और दोनों की बैठक चल रही है। थोड़ी सी कन्फ्यूजन हुई थी कि अमित शाह का काफिला है या किसी अन्य का, तो अब जाकर ये कन्फर्म हुआ है कि अमित शाह नहीं है, डॉक्टर मोहन भागवत जाकर अंदर प्रधानमंत्री के साथ बैठक कर रहे हैं और उनके साथ संघ के कुछ अन्य पदाधिकारी। आमोद, इससे पहले ऐसा क्या कभी हुआ है कि मोहन भागवत संघ प्रमुख प्रधानमंत्री आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे हो? देखिए, प्रत्यक्ष तौर पे कभी भी ऐसा देखने को नहीं मिलता है जब संघ प्रमुख मोहन भागवत प्रधानमंत्री के घर पे पहुंचे हों, लेकिन यदाकदा उनकी मुलाकात होती रही है इससे पहले भी, लेकिन विगत कुछ सालों में ऐसा नहीं हुआ था। आज बहुत सालों बाद प्रधानमंत्री आवास स्वयं सरसंचालक मोहन भागवत पहुंचे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। वैसी स्थिति में पहुंचे हैं, वैसे समय में पहुंचे हैं जब भारत पाकिस्तान के बीच तनातनी का माहौल है और सेना प्रमुखों को प्रधानमंत्री ने खुली छूट दे दी। उसके तुरंत बाद सरसंचालक मोहन भागवत का आमोद, क्या अभी के हालात से जोड़कर इसको देखा जाए या कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नागपुर गए थे और अब संघ प्रमुख प्रधानमंत्री आवास पहुंचे हैं, इसको अलग संदर्भ में देखा जाए? आमोद, आपसे बात जारी रखेंगे, आप जवाब दीजिएगा। इस बीच अपने दर्शकों को बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, मोहन भागवत प्रधानमंत्री आवास पहुंचे हैं। संघ प्रमुख प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए प्रधानमंत्री आवास पहुंचे हैं। बैठक चल रही है दोनों के बीच, यानी प्रधानमंत्री मोदी और मोहन भागवत के बीच। प्रधानमंत्री आवास पर अहम बैठक हो रही है, संघ के कुछ अन्य पदाधिकारी भी मौजूद हैं। ऐसा प्रत्यक्ष तौर पर पहली बार हो रहा है कि प्रधानमंत्री आवास पर खुद पहुंचे हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत। मुलाकात होती है उनकी। निशांत भी हमारे साथ इस बीच जुड़ गए। निशांत, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और अभी जो स्टेटमेंट आया है, इस स्टेटमेंट को पढ़िए। हम सब ये जानना चाहते हैं कि क्या होगा। सिर्फ एक ही सवाल मन में है, क्या होगा, कैसे होगा, वो पूरी तरह डिसाइडेड है। वो डिसाइडेड है इंडियन फोर्सेस के ऊपर प्रधानमंत्री ने छोड़ दिया है, लेकिन क्या होगा और क्या होगा जानने के लिए यहां पर इतना बड़ा पैनल है। भारत के, दुनिया के तमाम दर्शक इस पर TV9 भारतवर्ष को देख रहे हैं और क्या होगा जानने के लिए आज एक बहुत बड़ा खुलासा मैं आपकी स्क्रीन पर करने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा जो मैं बताने वाला हूं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, प्रधानमंत्री के 3 वर्ड्स याद रखिए जो प्रधानमंत्री ने कहा। पहला, एक नेशनल रिजॉल्व की बात की, टू गिव अ क्रशिंग ब्लो टू टेररिज्म, यानी उन्होंने कहा एक हमारे देश का नेशनल रिजॉल्व है टेररिज्म को खत्म करने के लिए। दूसरी बड़ी बात, उन्होंने कहा मुझे पूरा फेथ है, कंप्लीट फेथ और कॉन्फिडेंस है हमारी प्रोफेशनल एबिलिटीज जो है हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस पे। और तीसरी बड़ी चीज,
और ये तीसरी बड़ी चीज वो डिसाइड करेगी कि क्या होगा, वो मैं आपको बताने वाला हूं एक एग्जाम्पल देकर। मैं इंटेल कोई भी लीक नहीं करूंगा, लेकिन ध्यान से समझ लीजिए, इशारा काफी है। तीसरी चीज जो आज प्रधानमंत्री ने कहा, कंप्लीट ऑपरेशनल फ्रीडम टू डिसाइड ऑन द मोड, यानी तरीका, टारगेट यानी निशाना, और टाइमिंग ऑफ द रिस्पॉन्स यानी कब। ये तीनों चीजें हमारी इंडियन फोर्सेस डिसाइड करेंगी। और अब ये बड़ा सवाल है कि क्या होगा, इसको बताने के लिए मैं रिकैप कर रहा हूं सुमेरा 2019, और इस वक्त मैं pib.gov.in पर आपको कोट करके बता रहा हूं। 2019 पुलवामा अटैक, फरवरी की बात है, 15 फरवरी 2019। प्रधानमंत्री जी ने जो क्या कहा था वो मैं आपको बता रहा हूं, और मैं रिपीट कर रहा हूं, एक बार रेफरेंस के तौर पर आपको रिपीट करके बता रहा हूं। प्रधानमंत्री ने कहा आज कंप्लीट ऑपरेशनल फ्रीडम टू डिसाइड ऑन द मोड, टारगेट एंड टाइमिंग ऑफ अ रिस्पॉन्स। अब जरा जाइए क्या होगा जानने के लिए। जितने भी मेहमान हैं मैं उन सबसे सवाल जरूर पूछूंगा। प्रधानमंत्री ने 2019 फरवरी में कहा था पुलवामा अटैक पर, वी हैव गिवन फुल फ्रीडम टू सिक्योरिटी फोर्सेस, वी हैव फुल फेथ इन द ब्रेवरी एंड वैलर ऑफ आवर सिक्योरिटी फोर्सेस। ये वही लाइन है। अब आप समझ जाइए क्या होगा। हम बात कर रहे हैं पुलवामा 2019 की, तब भी ये जो 3 वर्ड्स अभी मैंने आपको बताए प्रधानमंत्री के, तब भी थे, लेकिन इस बार तैयारियां बहुत ज्यादा हैं। मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा कि क्या तैयारियां हैं। इस बार इसकी भी तैयारी है कि अगर वहां से कोई बैकलैश होता है तो इसकी भी तैयारी है। प्रधानमंत्री की जो आज की बैठक हुई, इसके अलावा कल जो 4 बैठकें होने वाली है, पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैयारी है, इंटरनल सिक्योरिटी की तैयारी है, और वहां पर जो पाकिस्तान का पैनिक है, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर जो कह रहे हैं, पाकिस्तान जिस तरीके से ट्रेनिंग कर रहा है, यकीन मानिए मोड, टारगेट और टाइमिंग सेट है। इंडियन गवर्नमेंट को पता है, इंडियन फोर्सेस को पता है कब होना है, कैसे होना है। उसका एक छोटा सा ट्रेलर मैंने आपको पुलवामा में वही लाइन, वही लैंग्वेज, वही टोन, वही टेनर बता के किया है कि आखिर हम क्या करने वाले हैं। इट इज ऑलमोस्ट क्लियर, द रिप्लाई विल बी बिफिटिंग। और रिप्लाई कैसा होगा, जो कि प्रधानमंत्री ने कहा, जो रूट है, जो वहां पर एक जड़ है आतंकवाद की, उसको हिट करना है। अब आप जो समझदार लोग हैं, जो सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं, वो जड़ के बारे में सोचते रहें। वो ये सोचते रहें कि जड़ इंसान है या जगह है। जगह तो खाली हो गई है, इंसान है तो वो कहां चला गया है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको हम वेन कर रहे हैं, लेकिन आज इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री ने जो बैठक की, तीनों आर्मी चीफ, NSA, रक्षा मंत्री, उसके साथ CDS वहां पर मौजूद, और उस बैठक के बाद इस वक्त आप जो देख रहे हैं, ये देखिए, इस बार पहली बार आप देख रहे हैं कि सरसंघ चालक जो हैं वो बकायदा वहां पर मिलने गए, संघ प्रमुख वहां पर मिलने गए प्रधानमंत्री से। कल 4 बैठकें हो रही हैं। CCS की एक हफ्ते के अंदर 2 बैठक इज अनहर्ड ऑफ। एम आई राइट सुमित? इज अनहर्ड ऑफ। एक हफ्ते में कैबिनेट कमेटी की ऑन सिक्योरिटी की 2 बैठक, एक कल होने वाली है, एक पहले हो चुकी है। और यकीन मानिए द रिप्लाई इज कमिंग। जो तैयारी उससे लग रहा है इट इज कमिंग। बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कब होगा, कैसे होगा, यह प्रधानमंत्री ने सब पे छोड़ दिया है। ओवर टू यू सुमेरा। जी हाँ सुमित, और जैसे कि निशांत कह रहे हैं, जो पहले भी मैं कुछ समय पहले आपसे पूछ रही थी कि यही पहले भी कहा गया था और उसके बाद हमने एक्शन देखा, अब फिर प्रधानमंत्री ने वो कहा है, लेकिन इस बार हम तैयारी अलग देख रहे हैं, तो क्या एक्शन अलग होगा? बिल्कुल, एक्शन भी अलग होगा और तैयारियां भी कुछ अलग की गई है। सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको वही बता रहा था कि पहले जब हमने स्ट्राइक्स की थी वो लॉन्च पैड्स पे की थी, जहां से लगातार इन्फिल्ट्रेट करते हैं। फिर आर्मी ने लगातार कई बार आर्टिलरी का इस्तेमाल करके उन लॉन्च पैड्स के आसपास पाकिस्तानी जो पोस्टें थी उनको तबाह किया, ताकि उनकी शेड में, उनके आपके संरक्षण में ये आगे ना आ सके। दूसरी बार जब स्ट्राइक्स की गई तब बालाकोट में उन जगहों पर की गई जहां पर इनको ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन अब पर्दे के पीछे रहने वाले किरदारों पर अटैक होना है, उनके पीछे स्ट्राइक्स होनी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको ना सिर्फ यह तैयारी करनी है कि आपको स्ट्राइक्स कैसे करनी है, आपको जवाब कैसे देना है, बल्कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसा षड्यंत्र रचा जाता है, कोई बड़ा जवाब दिया जाता है, तो उसको काउंटर करने के लिए भी आपको तैयार रहना। और इस बार जो अटैक्स होंगे मल्टी डायमेंशनल होंगे या फिर मल्टी डायमेंशनल जवाब दिया जाएगा। हमने देखा डिप्लोमेटिक तरीके से आइसोलेट करने की कोशिश की गई, सैंक्शंस लगाए गए। अब दूसरा इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा एस्पेक्ट होगा कि ना सिर्फ आप उसको जवाब दीजिए इकोनॉमिक फ्रंट पर, बल्कि मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी
और लंबे ऑपरेशन अगर आपको चलाने पड़े, अगर लंबी तैयारियां भी करनी पड़ी, तो उसके लिए भी इंटरनल सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। शायद इसी चीजों के लिए 7 दिन का यह वक्त लिया गया और यह भी तय है कि अब जब गो अहेड मिल चुका है, अब जब हरी झंडी मिल चुकी है, तो अब उसके ऊपर आप जल्दी एक्शन देखने को मिलेगा। और यह इसलिए भी क्योंकि अब प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों सेनाओं को उनके हिसाब से, उनकी जगह पर, उनके टाइमिंग के हिसाब से गो अहेड दे दिया। यानी तीनों सेनाएं स्वतंत्र है अपने अपने हिसाब से और अपने अपने, आप कह सकते हैं कि अपने डायमेंशंस के हिसाब से जवाब देना शुरू करें। सुमित, यहां पर हमारे जितने भी मेहमान जुड़े हुए हैं, मैं चाहूंगा एक बार जरा स्क्रीन पर दिखाइए। सबसे एक मेरा छोटा सा सवाल है, जरा ये बताइएगा सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, अगर इंटेल हमारे पास है तो पाकिस्तान के पास भी है, लेकिन हमारी इंटेल कुछ ज्यादा हमेशा मजबूत होती है। इंटेल पे रिएक्ट नहीं किया गया, वो एक डिफरेंट इशू है, लेकिन इंटेल मजबूत हो रही है। ये मैं आपसे जानना चाहूंगा इस वक्त जो हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सर, एक चीज बताइए मुझे, आज की तारीख में कोई तो वजह होगी कि पाकिस्तान टर्की से हथियार मंगा रहा है, कोई तो वजह होगी पाकिस्तान चीन से हथियार मंगा रहा है। टर्की के 6 C-130 एयरक्राफ्ट वहां पर लैंड करते हैं, चाइना के विमान लैंड करते हैं, दोनों डिनाइल करते हैं। पाकिस्तान के पास हम सबको पता है 4 दिन से लेकर 1 हफ्ते भर का हथियार है। हम सबको पता है कि 4 दिन से ज्यादा का फ्यूल नहीं है। ऑलरेडी 3 दिन का फ्यूल एग्जॉस्ट हो चुका है, अगर देखा जाए जिस तरीके से उनका मूवमेंट हुआ है।